हाय एवरीवन, सेकेंड लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज ऑल अबाउट आयोटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने कल पढ़ा था क्या होता है ना, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। मतलब आप दुनिया के कोई भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बना सकते हो, चाहे वो रियल ही क्यों ना हो, है ना। तो फिर हमने देखा था कि हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा के बाद जीरो मल्टीप्लाइड है तो वो रियल कहलाएगा, सीधी सी बात है ना। तो आप जैसे अभी तक जितने भी रियल नंबर पढ़ते आए थे 5 6 7 8 9 10, जो भी इन्फिनिटी तक आपने पढ़ा था, 5.1 5.11111 जो भी वट एवर दोज नंबर वर, उन नंबर्स पे अगर अपन ने जीरो आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया सॉरी, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल जैसा कुछ दिख जाएगा। सो दिस रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया है ना। तो हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, बट नॉट वाइसी वर्सा, ध्यान रखिए ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे 5+5 आयोटा लिख दूंगा तो ये प्योरली, मतलब ना ही ये प्योरली रियल है ना ही ये प्योरली कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 0+5 आयोटा, तो अब रियल पार्ट जीरो हो गया है। इसका मतलब द नंबर इज प्योरली कॉम्प्लेक्स। रियल पार्ट जीरो हो गया ना, ये रियल पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। रियल पार्ट जीरो हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट जिंदा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट जिंदा है, तो इसका मतलब द नंबर इज प्योरली कॉम्प्लेक्स। कभी भी आपको ये लैंग्वेज मिलती है कि द नंबर इज प्योरली कॉम्प्लेक्स और प्योरली इमेजिनरी, तो आपको समझ जाना है कि रियल पार्ट जीरो होगा। कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिस नंबर इज प्योरली रियल और इट इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब ये बहुत फेवरेट टॉपिक है जेई का, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा ही देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज आपको डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 भी करने को मिलेगा। आई जस्ट शो यू। तो आज हम लोग डीपीपी नंबर 1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। हालांकि हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट विल बी एबल टू डू सम क्वेश्चंस। तो ये जो शुरुआत के 3 4 क्वेश्चंस हैं, एंड मे बी ऑल द क्वेश्चंस वी कैन डू इट, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए, डीपीपी 2 3 4 5 6 7 डीपीपीज है टोटल। सारी डीपीपीज में आज एक साथ आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। 12th एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना। हम लोग इसको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। खैर, जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, द क्वेश्चन इज अ वैल्यू ऑफ थीटा, a value of theta for which this complex number 2 plus 3 times iota sine theta whole thing divided by 1 minus 2 iota sine theta is purely imaginary। ठीक है, is purely imaginary is, so we have 4 options. First option is pi by 3, second option is pi by 6, third option is sine inverse of under root of 3 by 4, and fourth option is साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये टाइप के जो क्वेश्चन है हर साल एक ना एक बार आपको पूछे ही जाएंगे। सो इट वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2016। विल डू मोर, पहले अपन ये वाला करते हैं सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अगर 12वीं बोर्ड में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम देना है क्या सिर्फ अपने को? बोर्ड एग्जाम भी देना है अपने को, बट अपने को जेईई भी देना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। लॉग पूरा चैप्टर नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बट लॉग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लॉग के बिना बोर्ड एग्जाम भी नहीं निकाल सकते हो। तो आप एनसीईआरटी भी मत जाओ। ओके, अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। कोई भी नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका रियल पार्ट जो होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा, है ना। और अगर रियल पार्ट जीरो होगा तो इस नंबर का आप क्या करें, रियल पार्ट निकाले और उसको जीरो से इक्वेट कर दे। बस ये सिंपल सा तरीका होता है करने का। लेकिन क्या होता है ना, कई बार अपने को ये उटपटांग टाइप के ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय जेड। किसी को कोई तकलीफ? आप कोई और अल्फाबेट भी ले सकते थे, लेकिन अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड ही लेते हैं, है ना। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ, प्रैक्टिस को ऐसे ही रखें। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब इसको मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे a प्लस आयोटा b टाइप में रिड्यूस करना है, मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, और उसमें जो a आएगा ना उसको जीरो कर देना है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो हो जाता है। तो अगर मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। कोई बताएगा सबसे पहला स्टेप मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर, यस, रैशनलाइज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग करना। एग्जैक्टली, नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे अपने। जब भी आपको डिनोमिनेटर में आयोटा जैसा कुछ दिखे, 110% फर्स्ट थॉट शुड बी टू रैशनलाइज, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको, रैशनलाइज करते ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं अपन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। कॉन्जुगेट करके एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, अपन z बार करके एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होता है z का कॉन्जुगेट। इट्स वेरी इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो प्लीज। ये रफ में लिख रहा हूँ, जो भी हम रेड कलर की इंक से लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल रफ। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो ये फ्यूचर वाली बात मैं अभी से बता देता हूँ आपको। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक बार ऊपर, और खैर यहाँ पे तो बार सिंबॉलिकली अपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। तो अपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना, तो आप आयोटा वाला जो हिस्सा है ना उसका साइन उल्टा कर दो बस, दैट इज द कॉन्जुगेट। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के वक्त भी समझा चुका था। क्या करते हैं, आयोटा वाई पे यहाँ पे प्लस है तो अब इधर नेक्स्ट में माइनस कर देंगे, हमको एक्स के साइन से कोई मतलब नहीं है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे आता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा वाला पार्ट। यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट ये है, मैं सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैं इसमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, जस्ट टू रैशनलाइज। ठीक है, मैं पूरे होल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? मतलब आप ये प्रैक्टिस रखिए, ऐसा करने से क्या होता है, अपन ने करके भी देखा था पास्ट में ना, मन को शांति मिलेगी। आप देखिए करके, यहाँ पे माइनस की जगह बस प्लस कर देना, वन को मत छेड़ देना, वन का साइन मत बदलना, वो रियल वाला पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन बदलते हैं, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और ऊपर भी आ जाएगा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। इज दैट ओके? ठीक है, लिखो यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो दिख रहा है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखा नहीं है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, बट वी कैन मैनेज इट, है ना। मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे तो देखो a - b a + b बन रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी आइडेंटिटी है a² - b², लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब ये 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। अलजेब्रा में अपन अभी सब पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कैसे डिवाइड करते हैं, बट अभी फिलहाल राइट नाउ वी कैन मैनेज सम। तो a² - b², 1 स्क्वायर को 1 ही लिखो या 1 स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर देखिए, अब आप प्लीज सबकी नजर सामने होनी चाहिए, हाँ, हैव अ लुक। ये 2 को क्या हो गया, हाँ, ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, जैसे अपन अलजेब्रा में करते थे पहले, अभी भी वैसे ही करेंगे। फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा से। इज दैट ओके? ठीक है, 2 × 1 = 2, और 2 × 2 आयोटा साइन थीटा इज 4 आयोटा साइन थीटा। डी आंसर आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक। ओके, फिर ये 3 आयोटा साइन थीटा जो है इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे करेंगे, नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो 3 आयोटा साइन थीटा × 1 विल बी 3 आयोटा साइन थीटा इटसेल्फ। ओके, थोड़ी हैंडराइटिंग आज अच्छी नहीं आ रही, मतलब बाकी दिन तो बहुत अच्छी आती थी सर, ऐसा मत बोलना कोई। प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × 2, ओ दिस इज, अब देखो इसको बारी बारी से करेंगे अपन। 3 आयोटा साइन थीटा × 2 आयोटा साइन थीटा। इज दैट ओके? मैनेज कर सकते हैं अपन। ऊपर देखिए क्या लिखा है, 2 प्लस 4 आयोटा, आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और बिना आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो 4 आयोटा साइन थीटा और 3 आयोटा साइन थीटा, क्या ये 7 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा? मानते हो इस बात को? 3 आयोटा साइन थीटा और 4 आयोटा साइन थीटा विल बी 7 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये अपन अलजेब्रा में इसको फिर से समझेंगे, हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात है,
फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अपने को आता है, क्या होता है, -1, तो दिस विल बी -1 मतलब -6, और sin थीटा इंटू sin थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा, एंड द डिनोमिनेटर विल चेंज टू समथिंग, लेट अस चेक। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब 2 आयोटा का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर लिखो। आयोटा का स्क्वायर बेटा क्या होता है, -1, तो इधर माइनस आ जाएगा चुपचाप। फिर sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक चेक कर लो, किसी को डाउट है तो तुरंत पूछिए मुझसे। अब आप क्या करते हो, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें दो चीजें होती है, ध्यान से सुनो हर कोई। न्यूमरेटर में दो चीजें होती है, एक आयोटा वाला हिस्सा और एक बिना आयोटा वाला। तो ये बिना आयोटा वाला ये और ये है। तो जो बिना आयोटा वाला होता है उसको अपन रियल पार्ट कहते हैं, है ना, मतलब वो रियल नंबर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको एक साथ जोड़ दो। तो मतलब 2 - 6 स्क्वायर, 6 sin स्क्वायर थीटा, ये एक तरफ आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा sin थीटा दूसरी तरफ आ जाएगा। Is that okay? Whole thing will be divided by the denominator again. D आंसर आ रहा है आपका, गुड। 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब बंटवारा कर देंगे। तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो बन जाएगा 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा sin थीटा। या आयोटा को बाद में लिख देंगे या पहले लिख देते हैं, आयोटा को इधर पहले लिख देता हूँ। आयोटा 7 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a + आयोटा b टाइप का बन चुका है ना। इस पे चेक करो, ये वाला पार्ट जो है पूरा रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंपेयर टू x + आयोटा y। ओके, सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, प्योरली रियल है, z इज प्योरली रियल, है ना। एक मिनट रुक जाओ, प्योरली इमेजिनरी है, सॉरी, वही मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है मतलब सिर्फ आयोटा वाला पार्ट जिंदा होना चाहिए, बाकी सब मर जाए। मतलब रियल वाले पार्ट को आप खत्म कर दो, जीरो की तरह इक्वेट कर दो। मतलब 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ये पूरा जो रियल पार्ट है ना ये जीरो हो जाना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट से हमको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो इसको जीरो कर दो, आपका आंसर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कोई भी क्वांटिटी जीरो होती है इसका मतलब उसका न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो न्यूमरेटर जो है 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 1/3 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस का। ओके, हमारी किस्मत है कि हमको ऑप्शन में सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 दिया हुआ है ना, हमको वो नहीं दिया हुआ है साइन इनवर्स। वैसे भी वो दिया होता तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, मोर देन 1 करेक्ट होता, बट जो भी ऑप्शन में दिया है वो ले लो। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सर रियल पार्ट अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट डिफाइंड है, ऐसा कोई रियल सिनेरियो पार्ट सर। नहीं। तो रियल पार्ट क्या होता है, x + आयोटा y, अगर यही नॉट डिफाइंड आ गया ना तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब, अब देखो क्या होता है ना, नॉट डिफाइंड मतलब वी कैन नॉट कमेंट कि क्या है। जैसे कि अगर √(-1) तक अपन कमेंट नहीं कर पा रहे थे तो अपन ने आज एक नई थ्योरी डिराइव कर दी कि उसको आयोटा बोल देंगे। लेकिन अगर ये x ही नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो रियल पार्ट ही नॉट डिफाइंड है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट दिस नंबर इज, ठीक है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रियल पार्ट नॉट डिफाइंड है मतलब सारे दोनों डिफाइंड होने चाहिए, रियल एंड इमेजिनरी दोनों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गन प्लेन क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस अपन धीरे धीरे और करेंगे।
अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखिएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गन प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या होता है अपन समझते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए क्या होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको कल को एक नंबर देता हूं 3 प्लस आयोटा इंटू 4, है ना, 3 प्लस 4 आयोटा लिखना ज्यादा उचित रहेगा, थोड़ा सुंदर दिखाई देता है 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा नंबर देता हूं तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली। मतलब आप एक ऐसी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिससे अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे। ठीक है, सो जियोमेट्रिकल, ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए मेरे साथ साथ, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट अस से z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई नहीं ले रहा हूँ वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है कि अल्फा बीटा दोनों रियल है, वेयर अल्फा कॉमा बीटा बोथ बिलोंग्स टू रियल। क्योंकि मैंने कल ये आपको समझाया था कि अल्फा भी इमेजिनरी हो गया तो फिर ये नंबर कुछ और आएगा, है ना, क्योंकि फिर वो आयोटा आयोटा वाले पार्ट जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का दोनों का रियल मेंशन्ड होना बहुत जरूरी है। देखिए पहले अपन है ना हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे, फिर है ना, पहले हिंदी में समझाता हूँ। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी होगी एक ना एक बार। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा स्कूल में तो एक एक बार तो सबने पढ़ा ही होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उसका नाम अलग होता है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या एर्गन प्लेन। समझ में आ रहा है आपको? एर्गन प्लेन बोलते हैं अपन इसको, है ना। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन ने जब पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अपन इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे हम इसको एक्स वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, हम इसका नाम बस बदल देंगे, हम इसका नाम बोल देंगे एर्गन प्लेन। हालांकि पूरा काम वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही दिखेगा, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस दुनिया में अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है तो उसको आप इस एर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये वाली जो एक्सिस होती है ना, जिसको हम पहले एक्स एक्सिस कहा करते थे, आज से उसको हम रियल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और ये वाली जो वाई एक्सिस हुआ करती थी उसको आज से हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस की तरफ प्लॉट होगा, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ प्लॉट होगा। और उन दोनों का कंबाइंड वर्जन, मतलब समझ रहे हो, जैसे अपन पॉइंट को प्लॉट करते थे उसी तरह अपन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट अपने को मिल रहा है उस पॉइंट को डिराइव करेंगे। अब ये जो पॉइंट अपने सामने डिराइव हुआ है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। मतलब ये पॉइंट को आप क्या कहोगे? दिस इज, अगर ये वाला डिस्टेंस अल्फा था मतलब रियल वाला पार्ट अल्फा है, और ये वाला डिस्टेंस अगर बीटा है तो रियल वाला पार्ट बीटा है। इन दोनों से मिलाकर अगर अपन ने कोई पॉइंट को डिराइव करा है तो दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। सब कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा है सब कुछ। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए अपन ने अल्फा कॉमा बीटा, उसका मतलब ही ये हो गया, उसका मतलब ही ये हो गया कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर z विच लुक्स लाइक, जिसका रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है। तो इमेजिनरी पार्ट को आयोटा के साथ बाय डिफॉल्ट लिखना रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख दोगे। ठीक है, तो कल को अगर आपको आर्गेंट प्लेन पे कोई भी पॉइंट दिखता है, मान लो -4,3 दिखता है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहा होगा? -4 + 3 आयोटा। समझ में आ रहा है? बाद वाला आयोटा के साथ जाता है, पहला वाला रियल होता है। तो एक सिंपल सा तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी देखेंगे अपन, है ना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ करें, जो भी मैंने आपके सामने फोटो बनाया है, ये जो अल्फा होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा दिस इज बीटा। इस बीटा को अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, प्लीज ड्रॉ इट।
ओरिजिन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगी? 0 + 0 आयोटा। ओके, 0 + 0 आयोटा। आज अपन बहुत शानदार खतरनाक चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो थोड़ा सा अंग्रेजी लिख लेते हैं इसके बारे में ना। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। नहीं सुना किसी ने? फिर से बोलूंगा, सुनना है ना, तेजी से बोलूंगा अंग्रेजी में। करस्पॉन्डिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा वी कैन यूनिकली लोकेट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। खत्म। बस यही चीज अपन अंग्रेजी में लिखेंगे। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग आप एक पॉइंट लोकेट कर सकते हो आर्गेंट प्लेन में। वो आर्गेंट प्लेन जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा ही दिखता है, वही जो अपन ने पहले प्लेन पढ़ा था, एकदम वैसे ही, नाम अलग है बस। रियल एक्सिस जो है वो पहले एक्स एक्सिस हुआ करती थी, और जो वाई एक्सिस है वो अब इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी। तो लिखते हैं corresponding to any complex number z is equal to alpha plus iota beta। फिर से लिख देता हूँ मैं, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू द रियल नंबर। वी कैन यूनिकली लोकेट a point alpha comma beta on a two-dimensional plane called complex plane, on a two-dimensional plane called complex plane। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहलाएगी? रियल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी इमेजिनरी एक्सिस। तो थोड़ी सी और इंग्लिश लिख दें, चलो। ऑन अ 2D plane called complex plane, ऐसा लिखो, horizontal axis of which is called real axis, and vertical axis of which is called imaginary axis। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक लिखा होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके दिमाग को अभी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, सब कुछ बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, 3D प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं होती। अपने को चार चीज़ें और पढ़नी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में: मैग्नीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट। ठीक है, बेसिकली तीन चीज़ें पढ़नी, फिर अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा सारे टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड तो अपन ने लास्ट टाइम जब पढ़ा था ये टर्म, तो अपन ने वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा था, याद है आपको? जब आपने वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा था तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हुआ करता था। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो है ना। मैं आपको अभी फ्यूचर में ये चीज़ बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें वेक्टर की थ्योरीज भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है समझते हैं ना, बहुत आसान चीज़ है। देखिए,
x कॉमा वाई। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट P। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है अल्फा कॉमा बीटा। मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अच्छा, ये x कॉमा वाई जो मैंने लिखा है, आपको ये चीज समझ जानी है, दिस इज रियल एक्सिस है ना, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कई बार मैं एक्स वाई लिख दूंगा बिकॉज फर्क ही नहीं पड़ेगा, नाम से क्या काम। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये वाला पॉइंट जो होगा उसको अपन ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 प्लस 0 आयोटा। ओके, मतलब 0,0। अब है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लो बच्चों, एक ही लाइन में बता के खत्म कर दूंगा मैं, है ना, सुनना ध्यान से हर कोई। पॉइंट P का ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस, वो लंबाई, वो लेंथ जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। चमका? पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अपन ने हिंदी में समझ लिया है। अब उसको अंग्रेजी में कैसे समझेंगे वो भी बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अच्छा, आप लोगों ने आई होप ये फोटो नहीं बनाया होगा अभी, क्योंकि अपन थोड़ी सी इंग्लिश लिखेंगे, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए थी यहाँ पे। ओके, ग्रेट। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, अब ये देख के ना बहुत डर लगता है बच्चों कि सर क्या ये वही वाला मॉड है जो अपन ने अभी तक पढ़ते आए थे? नहीं, ये वो वाला मॉड नहीं है। ध्यान रखें इसको, है ना। वो वाला मॉड क्या वो करता था कि अपन ने अंदर कोई नंबर डाला, पॉजिटिव बन के बाहर आ गया। ये मॉडुलस जो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। अभी मैं आपको बस इतनी ही बात बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अपन वही तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आज तक निकालते आ रहे थे। कैसे? अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। x1 और मतलब पहला पॉइंट तो 0 0, तो इसका टेंशन नहीं लो आप। अब है ना, इसको एक और तरीके से इंटरेस्टिंगली अपन इसको लिख सकते हैं। ये जो अल्फा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, प्लस बीटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अपन इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस लिखना है तो दैट वुड मीन द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इस बात को अपन अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, चलो पहले लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by modulus of z. What does it represent? And it represents, चलो कंटिन्यू करके लिख देते हैं, and it represents distance of corresponding point, distance of corresponding point on complex plane। ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरफ इशारा करता है। ठीक है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को बोलोगे, मैं उसको एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरह से डिनोट कर दूंगा, और उस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो एंड इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, अब जो नीचे अपन ने फोटो बना रखी है और जो चीजें लिख रखी है, प्लीज राइट इट डाउन। इतनी ही बात करेंगे अभी अपन फिलहाल।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं। हाँ बोलो। आर्ग्यूमेंट, कोई कुछ कह रहा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, देखिए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को कभी कभी एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, तो एम्पलीट्यूड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप डरना मत बिल्कुल भी। एम्पलीट्यूड वर्ड बहुत कम यूज होगा आपकी लाइफ में, वेरी 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 रेयरली, ठीक है। बट मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि एक ना एक बार तो आपको एम्पलीट्यूड वर्ड का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंट्रो, है ना। आप समझ जाइए कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रहेगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने सुन ली मेरी बातें सारी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो फिर देखते हैं अपन एम्पलीट्यूड का या आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। मैं एम्पलीट्यूड वर्ड तो यूज करूंगा ही नहीं, बहुत रेयरली करूंगा। लिखवा इसलिए दिया क्योंकि आपको किताबों में या फिर क्वेश्चंस में कई बार एम्पलीट्यूड वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले अपन इसको है ना डायग्रामेटिकली समझते हैं। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। हर बच्चे का ध्यान होना चाहिए एकदम 100% स्क्रीन की तरफ। यू शुड नॉट राइट एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मान लो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको अपन ने पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रखा है, विच इज मैं इस बार है ना अल्फा कॉमा बीटा नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, मैं एक्स कॉमा वाई यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज आई वांट टू यूज अल्फा समवेयर एल्स। आप समझ रहे हो ना भावनाओं को। अगर मैंने एक्स कॉमा वाई यूज करा है तो इट क्लियरली इंप्लाइज द कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी एज एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ध्यान से सुनना हर कोई। अभी एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करा, ठीक है, एंड हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट की तरफ एक एरो बना देते हैं, क्योंकि अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे इस चीज को कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन वेक्टर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल बस इतना समझ लो कि अपन ने ज्वाइन करके एक एरो बना दिया, एक लाइन बन गई हमारे पास। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि उसका ये, इसको मैं एक्स एक्सिस ही बोलूंगा। रियल एक्सिस बोलने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है ना, तो मैं आलसी इंसान हूँ थोड़ा, तो बीइंग अ लेजी पर्सन मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा। आप लोग भावनाओं को समझ जाना बस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर को या वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो कहानी इतनी सी है कि आर्ग्यूमेंट इज थीटा, ठीक है। इसमें इतना मुश्किल क्या था। मुश्किल यह है कि मैंने अगर आपको एक सिनेरियो दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बनता है 30 डिग्री, तो आप लोगों से मैंने पूछा बारी बारी से, है ना। मैंने मान लीजिए पूछा सबसे पहले प्रणव से कि टेल मी की आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो मान लो प्रणव बताता है 30 डिग्री, है ना। प्रणव इज नॉट रॉन्ग, इज एक्चुअली करेक्ट। फिर मैंने मान लो पूछ लिया सागर से आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सागर ने भी बताया सर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मान लो मैंने किसी और बच्चे से पूछ लिया, है ना, मैंने रिचा से पूछ लिया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। रिचा ने बोला कि सर ये एंगल 30 डिग्री भी है और 390 डिग्री भी है, क्योंकि आप जब एक चक्कर लगा के यहाँ पर पहुंचोगे तो भी आप यहीं पर लैंड करने वाले हो, द डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी द सेम। और आपने तो बस इतना बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऐसे मेजर करो, ये एक चक्कर घूम के मेजर करो, ये तो नहीं कहा आपने। तो आपका एंगल क्या हो जाएगा कि आपने एक चक्कर घूमा, तो मतलब यू कैन ऐड 260 टू दिस 30, तो ये कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। मैंने 260 बोल दिया गलती से, 360 मेरा मतलब था, है ना। तो ऋचा के हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट आ गया। अब ऋचा की बात को मैं काउंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ,
मेरे को लग रहा है कि शी इज मेकिंग सम सेंस। फिर मैंने आर्या से पूछा तो आर्या बोल देगी कि नहीं सर, फिर तो आप 2 चक्कर लगा के आओ ना, एक चक्कर में क्या है, मेजर जब करना ही है आपको ऐसे तो एक चक्कर और काट के आ जाओ। तो आपने बेसिकली 720 डिग्री और ऐड कर दिया 30 डिग्री पे, है ना, यू आर एडिंग टू राउंड्स, तो अभी 720 प्लस 30 750 डिग्री। ये सब अपने को मेजर करते आता है, तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन आने लगे आर्ग्यूमेंट में। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर तरीका डिफाइन करना पड़ेगा भाई। ये तरीका तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। आर्ग्यूमेंट का मतलब एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल है वो बनता है। अब अपन डिटेल में देखेंगे कि अपन ने क्या तरीका डिफाइन किया। आप लेक्चर को रीजॉइन करें, हर बच्चा फटाफट रीजॉइन करे ना, टाइम मत लेना। ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं अपन, लेकिन आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त ना बच्चों की लड़ाई हो जा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लास के सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है 30 डिग्री आएगा, कोई बोल रहा है 30 डिग्री, कोई बोल रहा है 390, कोई बोल रहा है 750, है ना। कोई किसी को डस्टर फेंक के मार रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है। तो ये लड़ाई को बचाने के लिए हमने बोला कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत नहीं है, लेकिन इसको अपन जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देंगे ना, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। मतलब इसके आप इनफाइनाइट आंसर्स बता सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। समझ आ रहा है? जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में? जनरल सॉल्यूशन। मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ ना, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, उसमें अपन क्या करते थे कि 2n पाई के टर्म्स में लिख दिया करते थे। याद है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सॉल्यूशन पूछ लेता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो आप लोग मेरे को क्या बताओगे? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। लेकिन अगर आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है तो आप क्या बोलोगे कि हाफ यहाँ पे होगा और यहाँ पर होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 2n पाई प्लस 60 कर लो और माइनस 60 कर लो। दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। इज दैट ओके? तो उसी तरह से अपन लोग क्या करेंगे कि आपका जो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा था, है ना, उस 30 डिग्री पर हम लोग चुपके से 2n पाई ऐड कर देंगे। 2n पाई का मतलब होता है चक्कर लगाना। मतलब आपने अगर n का वैल्यू, सुनो बच्चों ध्यान से प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कंफ्यूजिंग। अगर आपने चक्कर लगाया एक बार तो 2 पाई कहलाएगा, मतलब आपने 30 डिग्री पर 2 पाई राउंड ऐड कर दिया है। ठीक है? अगर आपने n की जगह 2 रख दिया, मतलब यू आर एडिंग 2 चक्कर, तो आपने 2 चक्कर लगा लिए। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, तो मतलब मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आपको लिखना है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो चुपके से आप क्या करो, जो भी आंसर आ रहा है ऐड 2n पाई टू दैट। ठीक है? तो हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है? आर्ग्यूमेंट, argument of a complex number is a many valued functions। इसका मतलब आप समझिए पहले एक बार। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे आंसर आ सकते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए। आ रही है बात समझ में? तो इट इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन, बहुत सारे आंसर आएंगे अपने। तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ थीटा, अच्छा एक लाइन यहाँ पे ऊपर छोड़ देना है ना, मैं यहाँ पे लास्ट में हेडिंग लिखवाता हूँ, तो पहले समझा देता हूँ। अगर थीटा आर्ग्यूमेंट है, इफ थीटा इज द आर्ग्यूमेंट of a complex number, if theta is the argument of a complex number, then theta plus 2n pi will also be the argument। मतलब ये 30 अगर आर्ग्यूमेंट है तो 30 प्लस 360 भी आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, क्योंकि 30 प्लस 360 आपको सेम डेस्टिनेशन पर लाने वाला है। एक चक्कर लगा के आप वहीं पहुंचोगे ना। 30 प्लस 2 टाइम्स 360 मतलब 720 ऐड करोगे तो भी आप वहीं पर पहुंचोगे। तो इनफिनिट आंसर्स आ सकते हैं। बिल्कुल यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिए पहले कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑब्वियसली ये बताना पड़ेगा, क्योंकि n अगर अपन ने डेसिमल नंबर रख दिया तो इस बात का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। n शुड बी एन इंटीजर। देन थीटा प्लस 2n पाई इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट, इज ऑल्सो, ये ऐसे लिख दो, will also be
the argument of that complex number, the argument of that complex number। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आप अनेकों आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 1 करोड़ आर्ग्यूमेंट बता सकते हो। तो लेकिन इसमें है लड़ाई होने लगी, इसमें लड़ाई होने लगी कि लोग बोले कि यार हम लोग पागल है कि एग्जाम में हम करोड़ों आंसर लिख के आएंगे, हमको कोई एक आंसर लिखना है ना। तो बच्चों ने एकदम मोर्चा निकाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इतने सारे आंसर हम एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, या फिर 2n पाई कब तक ऐड करेंगे गधों जैसे। आपको एक तरीका बताओ कि हमेशा अपने पास एक प्रॉपर एक सिंगल आंसर है। तो हमने बोला ठीक है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसको अपन जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देंगे, ठीक है, या जनरल, चलो लिख देता हूँ जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख दो, है ना, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप अभी समझते जाइए कि क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब अगर आपको करोड़ों आंसर देने हैं तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला होगा कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको करोड़ों आंसर नहीं देना होता है, हमको एक ही आंसर चाहिए, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है सर? पहले हिंदी में समझा दो फिर अंग्रेजी में समझा देना। सिंपल सी बात है, अभी आपको एक्चुअल में लिखना छोड़ना होगा। ये वो वाली बात है जहाँ पर बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिसने डिज़ाइन करा इस चीज़ को उसने कॉम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइन कर दिया और उसको आज तक किसी ने चेंज नहीं कराया, तो हमको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। समझिए गया इस चीज़ को। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ये होता है कि एक आदमी आए, है ना, कोई चाचा जी आए, उन्होंने बोला कि आप थीटा को हमेशा ऐसा बोलिए कि थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। अब थोड़ा अजीब है सुनने में, ये आप एक बार डाइजेस्ट करो कि क्या बोल दिया मैंने। मतलब थीटा ऐसा बोलिए कि वो हमेशा माइनस पाई से पाई की रेंज में रहे, ठीक है। बच्चे सबसे पहला सवाल हर साल मेरे से एक ही पूछते हैं कि सर माइनस पाई से पाई क्यों? वो चाचा से आप बोल देते ना कि 0 से पाई कर दो या 0 से 2 पाई कर दो, कितना आसान हो जाता। सोचो 0 से 2 पाई कर सकते थे, है ना, लेकिन कुछ और दिमाग में था उनके। अब उन्होंने जो डिज़ाइन कर दिया वो आज तक फॉलो किया जा रहा है, सारे रूल्स उसी के हिसाब से बना दिए गए हैं, तो अपने को यही पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहली बात आपको ये बोल दिया गया कि आप करोड़ों आंसर्स ना दे, आप एक ही आंसर दें, लेकिन वो आंसर माइनस पाई से पाई की रेंज में होना चाहिए। अब माइनस पाई से पाई का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये वाली लाइन जो है वो माइनस पाई कहलाती है और ये वाली लाइन ही पाई कहलाती है, पाई भी कहलाती है। मतलब आप अगर इसको 0 बोलते हो और एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचते हो तो ये पाई हो जाता है ना, दिस एंगल इज पाई रेडियंस। लेकिन अगर आप उल्टा ट्रैवल करोगे तो ये वाला एंगल माइनस पाई रेडियंस भी कहलाएगा। तो मैं आपको है ना एकदम शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ कि करना क्या है। करना क्या है, आपको अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। अगर गलती से एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का आता है, मतलब एंगल ऐसा आ जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर पाया जाता है अगर बाय चांस, तो आपको फिर उल्टा मेजर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप उल्टा मेजर करोगे तो आपका आंसर माइनस पाई, 0 से माइनस पाई के बीच में आएगा। आ रही बात समझ में? अगर ये माइनस पाई टू पाई को मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ तो माइनस पाई यहाँ कहीं होगा, पाई यहाँ पे कहीं होगा और बीच में कहीं 0 होगा। आप एक चीज को समझिए कि 0 से पाई का मतलब हमने सीधा मेजर करा, तो ये वाले आंसर अपने को मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो सीधा मेजर कब करेंगे अपन? जब आपका एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट डिफाइन करना कतई आसान होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही 5वीं क्लास का बच्चा उसका क्वाड्रेंट बता देगा, आप भी बता दोगे, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 3 + 4 आयोटा, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, क्योंकि ये होता है 3,4 पॉइंट, दोनों पॉजिटिव मतलब कोऑर्डिनेट तो अपन ने पढ़ी है ज्योमेट्री, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ -3 + 4 आयोटा, तो अभी पॉइंट क्या हो गया? -3,4, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट डिफाइन करना तो बहुत आसान काम है। अगर आपने पहली बार में क्वाड्रेंट डिफाइन कर दिया तो आपको क्या करना है, उसको या तो फिर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा अगर एंगल तो यू हैव टू मेजर इट सीधा, और अगर वो थर्ड और फोर्थ में हुआ एंगल तो यू हैव टू मेजर इट उल्टा।
उल्टा मेजर करोगे तो आप यहाँ पर पाए जाओगे 0 to -π। ठीक है, अभी ये कहना बड़ा आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। पहले अपन डेफिनेशन अंग्रेजी में लिख लेते हैं, फिर इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे अपन, और धीरे से समझ में आता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में आपको समय लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए, है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखिए, आर्ग्यूमेंट टेकन in the interval minus pi to plus pi, in the interval minus pi to plus pi is called principal value of argument, is called principal value of argument या principal argument। बोलने के बहुत सारे तरीके, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं ना, तो इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बताई अभी तक, क्लियर है आपके दिमाग में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि आप जो भी आंसर निकालते हो उस पर 2n पाई चुपचाप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप कितने भी चक्कर लगाए, यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है कि आपको -π से π के बीच का ही आंसर देना है, उसको अपन प्रिंसिपल बोलेंगे। और इसका एक और नाम चलता है मार्केट में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मार्केट में एक और नाम चलता है जिसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो गलती से अगर आपको एम्पलीट्यूड दिख जाए तो एकदम बोलना है कि अपने को ये डरा रहा है। एम्पलीट्यूड करके कुछ नहीं होता है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट यही वाली चीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आपको अगर मार्केट में कभी एम्पलीट्यूड दिख जाता है बाय चांस, तो समझ जाना कि प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। चलिए, तो एम्पलीट्यूड मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि काम आएगा तो अपन कर देंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे सर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर अपन समझते हैं उस चीज को। तो ये तो हो गया अपने पास, यस। एक काम करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। देखो, कैलकुलेट करने का तरीका, या तो आप इसको दिमाग लगा के कैलकुलेट करो। दिमाग लगा के कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेंट बेसिस पे अपन करेंगे। मान लीजिए अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ मैं, वो है दिमाग लगा के करना। इसमें कुछ ज़्यादा ही दिमाग लग जाता है, तो अपने को ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जो उसका प्रॉपर तरीका है ना, वो भी बता दूंगा मैं, लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा। सब अपने पास लास्ट तक आते आते सब सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करेंगे अपन, ताकि अपने को रटने वाली नौबत ना आए। मान लो एक पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट है 1,√3। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या रहेगा, 1 + √3 आयोटा। ठीक है, वो रेंज आर्बिट्ररली लिया हुआ है ना, कोई रीजन नहीं था। उन्होंने मैंने बताया तो सही, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ रहा था उस समय, वो चाचा जी ने दारू पी रखी थी, उन्होंने डिफाइन कर दिया -π से π, और दुनिया वालों ने मान लिया, एंड उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने सारे रिजल्ट बना दिए। तो अब अपन जाके पीछे चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर कोई भी एक कैरेक्टर बदल दिया रामायण में, तो पूरी रामायण बदलनी पड़ेगी। तो अब मेरे को इसी तरह से चलना है, और तो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है इस चीज़ को, बट अपन इसको समझ लेते हैं, समझ भी लेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर p है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका पॉइंट आ गया 1,√3 आयोटा। देखते ही समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैन यू टेल मी दिस एंगल? यस, वेरी इजीली, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लेंथ विल बी √3 एंड दिस लेंथ विल बी 1। तो हम लोगों को इतना तो पता है कि tan थीटा √3/1 है, और आपको एक्यूट एंगल अगर देना है तो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपने क्या करा, एक्स एक्सिस से इसको मेजर करा, 60 डिग्री आ गया। बस दिक्कत कब होगी आपको मैं बताऊंगा, जब भी आपको पाई से बड़ा एंगल देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर पाई तक देना है तब तक ठीक है, पाई से बड़ा एंगल अगर अपन देने लग जाएंगे तो उसके लिए आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय चांस अगर अपन कल को ये वाला एंगल भी लेते हैं, ठीक है, मतलब मैंने आपको अगर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, z = -1,3, समझ रहे हो कॉमा से मतलब, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, -1 + √3 आयोटा। ठीक है, हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लॉट करने की कोशिश किया मैंने इसको,
तो आप सबसे पहले इसको x और y एक्सिस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल लिखो इमेजिनरी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को आइडिया पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। तो -1 इधर आएगा कहीं, दिस इज -1, और यहाँ पे कहीं √3 आएगा, ऊपर जाएंगे तो पॉइंट अपने को मिलेगा -1, √3। इज दैट ओके? इसको अपन ने ओरिजिन से ज्वाइन करके एक वेक्टर टाइप का कुछ डिजाइन कर लिया। अब आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहली बात तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालने को बोला मैंने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालने को बोला मैंने कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आप मेजर करो, दिस विल बी द एंगल थीटा, और यही आपका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको अपन, देखते हैं। ये वाला एंगल अगर मैंने निकाल दिया तो उसको 180 से माइनस करके रेड वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल निकालना बहुत आसान है क्योंकि दिस इज √3 एंड दिस इज 1, ये लेंथ √3 है और ये वाला लेंथ 1 है, तो tan थीटा आप यहाँ पे लगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप tan अल्फा निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, √3/1, तो √3/1 दैट इज अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, और अगर अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आया, तो ये रेड वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 - 60 दैट इज कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इस केस में आपका आर्गुमेंट क्या हो गया, 120 डिग्री आ गया। आ रही है बात समझ में? अगर अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो अपने को थोड़ा थोड़ा लिखते आ रहा है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो लेट मी से कि -1 - 3 आयोटा, √3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया मैंने आपको, लेट अस ट्राई टू प्लॉट इट। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, धीरे धीरे। तो अपन ने इसको प्लॉट करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, -1, -√3, दोनों नेगेटिव है, तो -1 गए और -√3 गए, ऐसा। तो ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा -1, -√3। इज दैट ओके? अब रियल चैलेंज आता है, अपने को आर्ग्यूमेंट मेजर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो छोटू एंगल अल्फा होता है ना, ये मेजर करेंगे, ऐसा हर बार करेंगे। तो अल्फा मेजर करते समय आप ये वाला लेंथ लेते हो, अपने को साइन से मतलब नहीं होता प्लस माइनस। हाँ, ये वाला पॉइंट जो होगा -√3 होगा, लेकिन इसका लेंथ जो होगा ना वो तो √3 होगा लंबाई, और इसकी लेंथ जो होगी वो 1 होगी। तो क्या आप अल्फा बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा विल बी साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, तो अल्फा इधर 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट, अभी आर्ग्यूमेंट निकाला नहीं, अभी अपन ने सिर्फ अल्फा निकाला है। तो आप मेरे को बताइए कि अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, और अपने को जो रूल बताया गया है वो ये बताया गया कि इस लाइन से आगे नहीं जाना है आपको, इस लाइन से आगे जाओगे तो वो गलत होगा, मतलब आपको पाई से बड़ा एंगल मिलता है, तो इसको आप मिटा दो और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आप उसको कैलकुलेट कीजिए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जो भी एंगल उल्टा मेजर किया जाता है दैट इज नेगेटिव। तो आप मेरे को ये रेड वाला जो डायरेक्शन है ना, इस पर जो एंगल आ रहा है पहले वो बताइए क्या है। डेफिनेटली 120 डिग्री, लेकिन उल्टा मेजर करा है अपन ने, तो इसीलिए आपका जो आर्ग्यूमेंट आएगा इस केस में जो आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो आ जाएगा -120 डिग्री। आ रही है बात समझ में? 120 डिग्री का नेगेटिव आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, और ये 120 डिग्री जो नेगेटिव आ रहा है इसी रेंज के अंदर है, देखो इसी के अंदर है, -π से π के बीच में। जब तक -π से π के बीच में तब तक नहीं। तो अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आया कि दिमाग लगा के कैसे करते हैं। अब मैं आपको है ना क्वाड्रेंट वाइज धीरे धीरे आराम से समझा देता हूँ कि हाउ डू वी कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो पहली बात अपन ने दो चीज पढ़ी है। नाउ मेकिंग इट easier, that is calculating and deriving quadrant wise। लिखते जाइए, आपने हाई होप ऊपर वाला लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको समय देता हूँ। deriving quadrant wise, ठीक है। तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना, उसी को अपन एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो मैं आपको है ना 4 तरीके से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आप हो सके तो इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो,
बट आपने वर्टिकली लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ना, स्पेस इनफ है। तो आई जस्ट मेक इट इजियर नाउ। हमने अभी तरीका निकाला है कि -π से π के बीच में कैसे लाया जाए, है ना। कैसे लाते हैं -π से π के बीच में, आपको पता चल गया कि जो छोटू एंगल है अल्फा, इसको आप कैलकुलेट कर लो हर बार। क्या बोला मैंने, ये जो छोटू एंगल है अल्फा, इसको कैलकुलेट कर लो हर बार, और फिर अल्फा कैलकुलेट हो जाता है ना, उसके बाद दिमाग लगा लो। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये रहेगा कि मैं आपको एक फॉर्मूला ही दे दूंगा, तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अपन ने दिमाग तो लगाया है, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। चलिए देखिए, मेकिंग इट इजियर। तो मैं आपको है ना 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाऊंगा। सो आई जस्ट ड्रॉ ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, ताकि थोड़ा सा सुंदर बन जाए ना नोट्स, आपको अच्छे से दिखाई देगा सब कुछ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे कैलकुलेशन की जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट अगर आ गया तो कैसे निकालना है। मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा, रियल टाइम एग्जांपल दूंगा, है ना। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कहीं दिखाई देगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने इसको। अगर सेंटर से ज्वाइन करा, ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो अपने पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इसका जो भी एंगल अपन अगर देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो निकालना है आपको थीटा। तो इस केस में जो थीटा है वही अल्फा है। आपको समझ में आ रहा है, अल्फा छोटू एंगल होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जो अल्फा निकालना है आपको, वो कैसे निकालेंगे, ये वाला लेंथ y होगा और ये वाला लेंथ जो होगा वो x होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट अल्फा। कैसे निकालूंगा अल्फा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x का मॉड क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि भाई ये लेंथ है और ये लेंथ है, मेरे को इसके साइन से कोई मतलब नहीं। आपने देखा था ना ऊपर मैंने क्या करा था, यहाँ पे लंबाई ली थी √3 और 1, मतलब मैंने उनका साइन इग्नोर करा था। तो आपको ज्यादा तकलीफ ना जाए इसलिए अपन फॉर्मूले में मॉड लगा लेते हैं, ताकि अपने आप साइन जो है वो इग्नोर हो जाए। तो अपने पास अल्फा का वैल्यू आएगा। अब ये अल्फा का वैल्यू ना चारों क्वाड्रेंट में आपको निकालना ही है। मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देता हूं करने को, तो आप सबसे पहले एक छोटू एंगल निकालोगे अल्फा, ठीक है, फिर उसके बाद दिमाग लगाओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी छोटू एंगल अल्फा निकालते थे अपन ये, फिर उसके बाद अपन ने दिमाग लगाया था। यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, छोटू एंगल अल्फा निकाला और फिर हमने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाना है आपको कि मेजर करो इसे, और मेजर करोगे सीधे डायरेक्शन में। सबसे पहले ये क्या आपको पाई वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो वी आर ओके। मतलब यही आपका आर्ग्यूमेंट है, यही अल्फा है, यही थीटा है, ठीक है। वो वाला गाना याद आना चाहिए कि तुम ही हो बंधु तुम ही सखाओ, है ना, जो भी था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम ही अल्फा और तुम ही थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन दिस केस, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो केस है वो थोड़ा सा कम समझ में आता है जनरली बच्चों, सेकंड वाले से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो सेकंड मतलब आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी इस चीज़ की कि सर इसमें क्या ट्रिक कैसा हुआ, या फिर ये कौन सा मेथड हुआ। ये तो अभी भी अपन दिमाग ही लगा रहे, बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो मान लीजिए अब मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कोई केस दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इज दैट ओके? तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। समझ में आ रहा है? इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया 0,0 से, तो मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये वाला जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या, x, y। बच्चों इधर देखो, हर कोई बहुत ध्यान से देखना है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
ये वाला डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस, डोंट बॉदर अबाउट द साइन y, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x। ठीक है, तो क्या आप पहले ये वाला एंगल निकाल सकते हो, हाँ, इसको अपन छोटू एंगल कहेंगे हमेशा अल्फा। तो आपके सामने हर क्वाड्रेंट पर एक ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल, उस राइट ट्रायंगल के अंदर एक छोटू एंगल अल्फा छिपा होगा, आप पहले उसको निकालिए। तो आपको क्या चीज समझ में आई दिमाग में, कि सबसे पहले आपको अल्फा एंगल निकालना है। ओके, तो हमने अगर अल्फा एंगल निकाला तो कैसे निकालिएगा, अल्फा एंगल आप ऐसे निकालेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का मॉड ले लिया, मतलब अपने कोई मतलब नहीं, तो ये अल्फा एंगल तो आ ही जाएगा। अपन ने ऊपर भी ऐसे किया था, आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ 60 डिग्री निकाल दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसको चुपके से 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब ये जो भी अल्फा है अपने पास, आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना है थीटा, तो वो थीटा कैसे निकालेंगे, वो थीटा आप मेजर करोगे ऐसा 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 ऐसा, बहुत बढ़िया। पाई के आगे नहीं गए अपन, इस लाइन के आगे नहीं गए जब तक सब कुछ सही है ना, ये वाली लाइन के आगे हम लोग नहीं गए जब तक सब कुछ सही है। तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। वी कैन इजीली राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, पाई माइनस अल्फा। एक मजे की बात बताऊं, इसको आप याद कर सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो दैट इज पाई माइनस अल्फा। अल्फा तो हर बार निकालना पड़ेगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, हर बुक में आपको यही मेथड मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा तो आप, मतलब बोर्ड 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, 12th में ये चीज़ नहीं है। अल्फा आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पाई माइनस अल्फा कर देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। इज इट ओके? तो ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट। इट इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमेशा थीटा होता है, ध्यान रखना, हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये अपना दूसरा आंसर आया है। तो पहला आंसर अपने पास आ चुका था, दूसरा आंसर भी आ चुका था। मैं उन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ग्रीन वाला बॉक्स याद होना चाहिए। उसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो हर किसी को याद भी हो जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए पक्का, यहाँ तक लिखो, पहले थोड़ा सा समय देता हूँ आपको। ठीक है, समझते हैं ना आगे का। ये है x और ये y। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा, और ऐसा बना लेते हैं, दिस इज सम पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ताकि अपने को एक वेक्टर मिल जाए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उसमें अपन एरो बना देंगे। अब आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो आप इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल निकालोगे। जैसे ही आप एंगल निकाले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पाई वाली जो लाइन है ना, उसको क्रॉस करना पड़ रहा है। तो क्रॉस करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। अगर आपको क्रॉस करना पड़े तो उसको फिर रिजेक्ट करके आप पीछे से आओ, फिर मेजर करो। ठीक है, भले ही नेगेटिव आंसर आएगा, बट आपको वही रिपोर्ट करना है, फिर फाइनल आपका आर्ग्यूमेंट उल्टा आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में, आपको छोटू एंगल बनाना चाहिए। तो ये छोटू ट्रायंगल तो यहाँ पे भी बनेगा, देखो ये छोटू ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेगा अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस y है, और ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज x। तो आप लोग अगर अल्फा निकालना चाहते हो तो दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इज दैट ओके? अब अपने को क्या करना है, अपने को थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे आएगा, ये आएगा थीटा। और पहली बार जब भी अपन कोई भी एंगल को उल्टा मेजर करते हैं तो उसमें नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए,
कि थीटा का क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा? 120। अबे 120 कहाँ से? ये 60 थोड़ी है, ये तो अल्फा है। देखो थीटा का वैल्यू अल्फा माइनस पाई सही है। क्या होगा ना कि ये वाला जो थीटा होगा दैट विल बी पाई माइनस अल्फा अपने को दिखेगा, बट उल्टा मेजर करा है ना, इस कारण अपने को एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। उल्टा मेजरमेंट का जो तरीका होता है उसके लिए अपन नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो बेसिकली ये तो पाई माइनस अल्फा दिख रहा है, बट पाई माइनस अल्फा का नेगेटिव लेना है, तो अल्फा माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, बट ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिया बाई चांस, तो ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? डोंट से कि ये वाला एंगल 150 होगा ना, ये माइनस 150 होगा भाई, उल्टा मेजर करा है ना। तो ये वाला एंगल पाई माइनस अल्फा नहीं होगा ना, पाई माइनस अल्फा का नेगेटिव होगा, मतलब अल्फा माइनस पाई। तो ये थीटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, बिकॉज वी आर मेजरिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, तो यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एरो का मतलब ये है कि आपने उल्टा मेजर करा है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने। एक और तरीका इसको समझने का ये है कि ये पूरा एंगल आपका माइनस पाई होता है, ये जो बड़ा सा लाल वाला बनाया ना, माइनस पाई है। उस माइनस पाई में अगर आपने अल्फा डिग्री, अल्फा एंगल जो है वो थोड़ा और रिड्यूस कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, बेसिकली ये वाला डायरेक्शन एडिंग का होता है, तो माइनस पाई में अगर आपने अल्फा डिग्री ऐड कर दिया तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो ये भी माइनस पाई प्लस अल्फा की तरह दिखाई देगा। ये तो और मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन भावनाओं को आप समझ जाओ। उल्टा मेजर कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट भी क्या आ जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा। थीटा ही होता है हमेशा, इस केस में थीटा अल्फा माइनस पाई आया है। लास्ट वाले केस में अपन अब समझते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, लास्ट वाला केस कतई आसान है, बहुत ज़्यादा इजी। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो सारे केसेस इजी हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस कारण अपने को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, लेक्चर अगर आपका डिस्कनेक्ट होगा तो याद से कनेक्ट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरी में अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा विच विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में विल बी हैविंग एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। चेक करो, अब यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, मान लो ये z है, ये z है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसका वेक्टर अपन ने बना दिया। अब ये वाला एंगल जो छोटू एंगल है उसके लिए छोटू ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा, तो छोटू ट्राइंगल मैंने बना दिया ये वाला, ये अल्फा होगा। व्हाट इज दिस लेंथ? ये वाली लेंथ है y और ये वाली लेंथ नेचुरली x हो जाएगी। तो ये अल्फा का वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा यहाँ पे हर बार, हर केस में अल्फा तो आपका tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x आएगा, आपको इसमें कोई चिंता करनी ही नहीं। लेकिन थीटा इस बार अलग आ जाएगा। अभी थीटा आपको उल्टा मेजर करना चाहिए या सीधा? सीधा करोगे तो बहुत बड़ा एंगल आएगा, आपको वैसे भी ये लाइन क्रॉस करनी नहीं जो आप कर पाओ, यहाँ पे कर नहीं पाओ, तो उल्टा मेजर करेंगे। उल्टा मेजर करेंगे तो सिंपली, अरे वाह, ये जो अल्फा है वही तो आ रहा है थीटा, लेकिन उल्टा मेजर करा है आपने, इसलिए आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो थीटा इस केस में क्या आ जाएगा? उल्टा मेजर करोगे तो आपका आंसर, टेक्निकली तो आप अल्फा देते हैं आंसर, बट इट शुड बी माइनस अल्फा, जस्ट लाइक दिस। टेक्निकली आप पाई माइनस अल्फा देते हैं, बट इट शुड बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि सेंस ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने पाई माइनस अल्फा का भी नेगेटिव लिया था, तो यहाँ पे अल्फा का नेगेटिव ले लेंगे। वही वाली बात होगी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री नहीं होता है, ये माइनस 30 डिग्री होता है, वो साइन का आपको ख्याल रखना है बस। तो इस केस में जो आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट विल बी माइनस ऑफ अल्फा। तो 4 केस में मैंने 4 आर्ग्यूमेंट बताया आपको। अब उसको रटने का तरीका, रटना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू कैन इजीली रिमेंबर इट, आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो आप पहले अल्फा निकालो, सिंपली वही आ जाएगा आर्ग्यूमेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो अल्फा निकालना है आपको हर बार, चारों केसेस में। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस ऑफ अल्फा। इसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप रीजॉइन करके जल्दी से आओ। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, फिर अपन बाकी चीज़ें मंडे को कवर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है दैट इज अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, सबकी नज़र सामने प्लीज। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस अल्फा। इसका ट्रिक देख लो,
ट्रिक इसका ये होता है कि ऊपर जो होता है ना उसी का नेगेटिव, नीचे अल्फा का नेगेटिव माइनस अल्फा, और ऊपर पाई माइनस अल्फा का नेगेटिव अल्फा माइनस पाई। बस आपको ऊपर वाले दो याद रखने हैं। तो हर बार आप अल्फा निकालेंगे और उसका नेगेटिव कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बाय चांस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो ठीक है, आप रिजॉइन करके आइए, फिर अपन मिलते हैं। अच्छा, कल मेरे को लगा सैटरडे। ओके, तो ये समरी है कि आपको क्वाड्रेंट पता है अगर, तो हर बार आप tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई एक्स से अल्फा निकालो। मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंपली आप पाई माइनस कर दो, आगे आपका आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो अल्फा माइनस पाई कर दो, आगे आपका आर्ग्यूमेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस अल्फा कर दो, आगे आर्ग्यूमेंट। विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अद्वैत, आप डाउट पूछ रहे थे, आपको पूछना है क्या? अभी आवाज़ आपकी काफ़ी ब्रेक हो गई थी उस समय, अभी भी हो रही, अभी भी हो रही है। चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लिखिए नोट। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको दोबारा बुलाया है। नोट लिखिए। इफ इन क्वेश्चन it is not mentioned as to calculate नहीं, ज़रूरी नहीं है रेडियंस में करना, है ना। वो डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है या फिर जो भी, बट हम कोशिश करते हैं कि रेडियंस में ही करें। आप एंगल में भी करते हो तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, एक ही बात है ना। वो तो डिस्टेंस को मीटर में लिखो, किलोमीटर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ डिमांड के हिसाब से अपन सप्लाई करेंगे। तो इफ़ इन क्वेश्चन इट इज़ नॉट मेंशन एज टू कैलकुलेट जनरल वैल्यू, बहुत बढ़िया, कैलकुलेट जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जिसको अपन एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, आपको क्वेश्चन में सिंपली बोल दिया है कि आपको आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो और कुछ भी नहीं बताया कि जनरल वैल्यू निकालना है या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो आप बाय डिफॉल्ट मान लेना आपको प्रिंसिपल ही निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, उसने बताया नहीं, उसकी गलती, उसको बताना चाहिए था ना। अगर वो नहीं बता रहा है क्वेश्चन वाला, तो आप समझ जाना कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अपने को देना है। ठीक है, इसी बात के लिए मैंने बुलाया था। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत गजब कंफ्यूजन होता है सबको कि आर्ग्यूमेंट आते ही कंफ्यूज, क्या निकाले, प्रिंसिपल या जनरल। और कभी कभी वो एम्पलीट्यूड बोल देता तो और घबरा जाते हैं। खैर, एम्पलीट्यूड बोल दिया तो इट इज क्लियर कि प्रिंसिपल ही निकालना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको हमेशा प्रिंसिपल ही निकालना है। इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड एज टू कैलकुलेट जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिंपली कैलकुलेट, या ऑलवेज लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा आपको। ऑलवेज कैलकुलेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑलवेज कैलकुलेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है हिंदी में लिख लो, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, तो क्लियर है, एम्पलीट्यूड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ही होता है। और अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कोई डाउट ही नहीं है फिर तो भाई। अगर वो साफ साफ बोलता है क्वेश्चन वाला, तो अपने को डरने की बात है ही नहीं। डरने की बात तो तब है जब वो क्लियरली नहीं बोलता है। अगर उसने सिर्फ लिख लिया कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो इट बाय डिफॉल्ट मीन्स कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही कैलकुलेट करना है हमेशा। ठीक है, और ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 100% ऑफ द क्वेश्चंस में होगा, आपको बोलेगा ही नहीं, कभी नहीं बोलेगा। एक बार बोला था, मतलब जेईई एडवांस 2010 में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको प्रिंसिपल वर्ड यूज करा था। तब से हम लोग थोड़े सतर्क हो गए थे कि भाई ये तो प्रिंसिपल वर्ड यूज करता है, मतलब फ्यूचर में जनरल वर्ड भी यूज कर सकता है ना। तो क्या होता है कि डिपेंड करता है ना। कुछ भी नहीं बोला है तो प्रिंसिपल ही करना है, सिंपल इज दैट। मतलब आपको 99% ऑफ द टाइम्स यही करना है। अगर कभी बोल दिया गलती से कि जनरल निकालो, तो आता है अपने को, प्रिंसिपल निकाल के आप उस पर 2n पाई ऐड कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला खेल खत्म। कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी अपने पास समय नहीं है,
कल अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और कल आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कल का होमवर्क आपका रहेगा, मतलब कल का होमवर्क आपका सिर्फ मैट्राइसेस ही है, ओके। मैट्राइसेस आपको ख़त्म करना है पूरा लेवल 2 एंड यू हैव टू फिनिश DPP नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको DPP नंबर 1 करना है, आपको दिखेगी DPP नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है, ठीक है। 6 भी कर सकते हो वैसे, और 7 भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स 8 भी कर सकते हो, फाइंड द स्क्वायर रूट 9 नहीं कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट आप 9th क्वेश्चन के पहले पहले सारा कर लेना, अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सारे कर लोगे आप, ठीक है। आंसर्स इसके आपको कल क्लास में ही दूंगा मैं, सॉल्व करें टाइमर के हिसाब से, टाइम उस पर लिखा है मैंने, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको कल, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।